हेलो एंड नमस्कार। सो वेलकम बैक। आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट वन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने बहुत ही ईमानदारी से उसको सॉल्व किया होगा। अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, लेवल उसका, चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन कैसे लगे। सो उसी सीरीज़ में मैंने अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाया हूँ, जिसमें 25 बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्टेड करके लाया हूँ। सो बिना देरी किए चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट दूसरे को शुरू करते हैं। सो लेट अस आरंभ। ये आपका पहला क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज नियरली ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड वायलेंट। वायलेंट का मतलब आक्रामक। तो इसका है ए क्रेजी, बी सैवेज, सी अग्रेसिव या डी जेंटल। तो आई होप आप सबने इसका आंसर लगा लिया होगा। दैट इज डी जेंटल। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट है। इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव मेथड से कर सकते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो से में बताया। वो कैप करने का बेस्ट तरीका होता है। जब आपको नहीं समझ में आ रहा तो पॉजिटिव नेगेटिव तरीके का यूज़ करें। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया डी। अब चलते हैं हमने सेकंड क्वेश्चन में। मोनोप्थॉन्ग्स आर आल्सो कॉल्ड। सो ये फोनेटिक्स का क्वेश्चन है। फोनेटिक्स जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके एटलीस्ट 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम आउट ऑफ 100। तो मोनोप्थॉन्ग्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? प्योर वॉवल्स, इम्प्योर वॉवल्स, स्लाइडिंग वॉवल्स, लॉन्ग वॉवल्स। तो आप जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मोनोप्थॉन्ग्स आर कॉल्ड प्योर वॉवल्स। ठीक है। सेकंड का आंसर हो गया ए। अब आते हैं थर्ड में। चूज द करेक्ट टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग टुमारो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आने के पूरे चांसेस हैं और आए भी हुए हैं इस तरीके के एग्जाम में। क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन 100 के 100 नहीं देगा। आपको 60 से 70 क्वेश्चन एकदम इजीली डुएबल देगा। कोई भी बैठ के दे सकता है। ठीक है। ऑफ कोर्स उसमें लिटरेचर का भी पार्ट रहेगा, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑथर और उससे रिलेटेड वर्क और मेन कैरेक्टर ये सब। तो ये भी इजी क्वेश्चन में ही आते हैं। अगर आपने वो वर्क पढ़ रखा है, नॉवेल स्टोरी पढ़ रखा है, तो आपको वो बताने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ठीक है। तो ही विल बी प्लेइंग टुमारो इज सिंपल फ्यूचर नो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नो, इज फ्यूचर कंटिन्यूअस यस। सो थर्ड का आंसर है सी। ठीक है। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वर्ड्स। एक्टिव पैसिव का ये आ गया। तो was the conference not attended by them। ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिए कि वॉइस जब भी आप चेंज करेंगे तो उसमें टेंस नहीं बदलेंगे। अगर ये सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में ही होगा एक्टिव वॉइस में। ठीक है। तो पढ़ते हैं। डज दे नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस? नहीं। डू दे नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस? नहीं। डू दे अटेंड द कॉन्फ्रेंस? ये तो उल्टा ही हो गया। डिड दे? क्यों? सिंपल पास्ट है। ये दोनों पास्ट नहीं है। सिंपल। ये आपने कर लिया होगा। फोर्थ का आंसर है ए। ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पे। ये आपका लिटरेचर का पार्ट है, जिसमें एक ऐसे है आपका कमला नेहरू, जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसी से क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ऐसे कमला नेहरू, वेयर was Jawaharlal Nehru imprisoned when he got the news of his wife's serious sickness? A. Allahabad, B. Aga Khan Palace, C. Delhi या D. लाहौर। तो आप जब पढ़ेंगे, इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि जेल में जवाहरलाल नेहरू को लेटर आता है कि लेटर क्या आता है, नोटिस आता है, इंफॉर्मेशन आती है खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भैया आपकी बीवी बहुत सिक है, तो आप जाना चाहें तो देखने जा सकते हैं। ठीक है। तो वो उस वक्त कहाँ थे? तो इलाहाबाद जेल में थे। और उसी वहीं के पास से उन्होंने सफ़र शुरू किया था। तो सफ़र भी बहुत लंबा था, ट्रेन से, फिर प्लेन से, सिंगापुर होते हुए, बगदाद होते हुए तब गए थे।
ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर हो गया ए। आ जाते हैं सिक्स में। सिक्स कहता है select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. Neither John nor Simon are coming to the meeting. सबसे पहले तो ये आप बताइए कि इसमें गलती कहाँ है। ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा। वर कमिंग टू द मीटिंग, आर कमिंग टू द मीटिंग, इज कमिंग टू द मीटिंग, या ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। तो आप जब ग्रामर के रूल पढ़ेंगे तो उसमें ग्रामर के मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरीके के एग्ज़ाम या सेंट्रल एसएससी के एग्ज़ाम इसमें 50 से 60 बेसिक ग्रामर रूल्स हैं, उसी को घुमा घुमा के वो क्वेश्चन पूछेगा। तो नीदर नॉर जब भी होगा तो उसमें जो लगेगा वो नियरेस्ट के साथ वाला लगेगा। साइमन है, इसको सिर्फ देखेंगे, इसको भूल जाएंगे सब। ठीक है, साइमन के बगल में लग रहा है तो ये साइमन के लिए लगेगा। साइमन क्या है? सिंगल है, सिंगुलर है, तो साइमन के लिए क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, तो सिक्स का आंसर हो गया सी। अब आ जाता है सेवन्थ में। ये ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। टेकिंग अ बुल बाय इट्स हॉर्न्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया था सिंपल से ईडीएम के साथ, कि अगर ईडीएम आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको तोड़ दो हिंदी वर्ड में और आपको वो समझ में आ जाएगा कि भैया क्या होता है। ठीक है, तो टेकिंग अ बुल बाय इट्स हॉर्न का मतलब होता है टू डीकैपिटेट अ बुल फॉर बीफ। डीकैपिटेट का मतलब है, वो कैप में आ जाएगा आपका, इसका मतलब है मारना। टू डीकैपिटेट अ बुल फॉर बीफ नहीं। वेयरिंग अ स्कल कैप नहीं। टू मेक स्टूपिड डिसीजन थिंकिंग इट टू बी डेयरिंग नहीं। Deal with a difficult situation in a direct और कॉन्फिडेंट वे। यस, सो सेवन्थ का आंसर हो गया डी। ठीक है, अब आ जाते हैं एट्थ में। एट्थ कहता है सिलेक्ट अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चीज़ों को ध्यान रखें कि करेक्टली बोला है कि इनकरेक्टली बोला है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वियर्ड ये सही है, प्रिपेयर ये गलत है, आरी होगा, ए आई नहीं होगा, कैंसल ये भी गलत है, मिलियनेयर ये भी गलत है। तो सही क्या है आपका? सिर्फ एक ही वर्ड का करेक्टली लिखा हुआ है जो कि है वियर्ड। तो एट का आंसर हो गया ए। ठीक है, अब आ जाते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ वापस से आपका लिटरेचर का पार्ट आ गया। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द बेसमेंट रूम? जॉन स्मिथ, ग्राहम ग्रीन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चौसर मिडिल और ओल्ड इंग्लिश में आप कह सकते हैं, मिडिल इंग्लिश में खास करके बहुत ही फेमस नेम है। इनके वर्क्स, इनकी पोइट्रीज, पोएम्स बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचे थे। ये आप कह सकते हैं एक तरीके से ये पहले राइटर थे जिन्होंने इतनी व्यापक अ, तौर पे अपनी प्रसिद्धि पाई थी इंग्लिश लिटरेचर में। तो द बेसमेंट रूम किसने लिखा है? जी हाँ, ग्राहम ग्रीन ने लिखा है। तो नाइन्थ का आंसर हो गया बी। और यहाँ टेंथ का, which of the following doesn't have the same vowel sound? ये अगेन फोनेटिक्स का हो गया। फोनेटिक्स साउंड, वोवेल साउंड की बात कर रहे हैं। वोवेल साउंड का मतलब ये नहीं है कि जो एक तरीके से लिखे हुए हैं वही एक जैसे साउंड करेंगे। वोवेल का साउंड जो भी वोवेल है उसमें यूज हुआ है, वो अलग अलग वोवेल भी हो सकता है, लेकिन साउंड अगर उसका एक तरीके से आता है तो दैट इज द सेम वोवेल साउंड। यू कैन से काइट बाइट सेट नहीं। कार फार जार ये एक तरीके से है। नोज प्रोज क्लोज ये भी एक तरीके से है। डीप स्टील प्लीज इसमें एक ही तरह का आता है। जब आप फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ई आ रहा है। ठीक है, तो ये भी सही तरीके से है, तीनों एक जैसे ही है। तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं। काइट बाइट सिट, और ये साइट होता तो सही होता, लेकिन ये सिट है, सिट अलग साउंड कर। तो टेंथ का आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं इलेवेंथ पे। इलेवेंथ है आपका पारा जनरल।
ध्यान से पढ़िए। और इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले होगा एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है सबसे पहले, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है तो एस, तो ये ये गया और ये गया। एस के बाद क्यू, वी ऑल्सो मेक फ्लावर ऑल ब्रांचेस ऑफ द कंट्री। उसके बाद इसकी और डिटेल में जानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं आ सकता, ये सीधे स्टेटमेंट है कि भैया हम क्या क्या करते हैं। ये और कि भैया उस कंपनी में हम क्या क्या देते हैं। तो एस पी, एस पी आर देन क्यू, तो ये एस पी आर क्यू सही है। तो 11th का आंसर है ए। 12th में ये अगेन आपका आइडियम का आ गया, पिक टू पीसेस। अब इसका मतलब है पिक टू पीसेस, अगर आपने पढ़ रखा है, ये उस तरीके का टफ क्वेश्चन है, आ गया जानबूझ के मैंने डाला है कि अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो वो उसको अलग अलग करके भी नहीं बता पाएगा। ये आपको पढ़ा हुआ कहीं सुना हुआ होना जरूरी है। तो मेरी इस सेट में, सीरीज में कोशिश यही है कि आपको मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल के ऊपर का ही लेवल रखूँगा, मॉडरेट लेवल से नीचे ना हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो कोई भी बना देगा। मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे मोस्टली बन ही जाते हैं, लेकिन जहाँ क्वेश्चन थोड़े बहुत फंसते हैं। अब हार्ड हो गया तो हार्ड में सभी के फंसेंगे, लेकिन मॉडरेट होता है जिसने पढ़ाई कर रखी होगी वो नहीं फंसेगा, और जिसने नहीं कर रखी होगी वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नया सीखेगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस ईडीएम का पिक टू पीसेस मतलब क्या हो गया, पिक द फॉलोइंग पीसेस ऑफ टॉय नहीं, सबसे पहले याद रखिए, अगर तुक्का लगाना है, एकदम अंधाधुंध तुक्का लगाना है, वो जो सीधा सीधा लिखा रहता है पिक टू पीसेस, पिक द फॉलोइंग पीसेस, इस तरीके का नहीं हो सकता, नहीं ही होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि वो इडियम है, वो कहना कुछ चाह रहा है और कहता कुछ है, इसीलिए वो इडियम है। तो बी कहता है कि आज समवन टू मेक पीसेस ऑफ केक, की बात कहाँ से आ गई यार। सी कहता है टेक समवन फॉर अ ड्राइव, कौन सी ड्राइव, क्रिटिसाइज समवन, तो 12th का डी होगा। ये बिल्कुल ही इसके कथन से एकदम मतलब अलग है, लेकिन जिसने पढ़ा है वो ही जानता है उसको। पिक टू पीसेस का मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन, सो 12th का आंसर हो गया डी। अब आ जाता है 13th में, ये अगेन आपका लिटरेचर का पार्ट है। इन द स्टोरी अ स्नेक इन द ग्रास, द ओल्ड मदर of the house has how many sons? तो ये चूंकि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसके कितने बेटे थे, उसके 4 बेटे थे। तो 13th का आंसर हो गया डी। अब यहाँ पे 14th पे, ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द हायर सोसाइटीज, कॉमन की बात नहीं कर रहा, हायर सोसाइटी ऑफ कोर्ट्स एंड स्कूल्स ड्यूरिंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, फ्रेंच था, इंग्लिश था, स्पेनिश था, लैटिन था। तो ये जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम हाई क्लास में और कोर्ट्स में, स्कूल्स में जो बोले जाते थे वो था फ्रेंच, ना कि इंग्लिश। ठीक है, 14th का हो गया ए। अब आ जाता है 15th पे, ये अगेन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर ईयर फॉल्स अंडर द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ये बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन लिखा गया है, क्योंकि इसमें आपको सीधे सीधे ईयर नहीं पूछा कि भैया किस ड्यूरेशन को बोलते थे मॉडर्न इंग्लिश, किस ड्यूरेशन में पढ़ता था, बल्कि सीधे कैलेंडर ईयर। तो ये दिमाग इसमें बस इतना ही से आपको लगाना है वृत्ति भर का कि भैया किस ड्यूरेशन में कौन सा कैलेंडर ईयर फॉल कर रहा है। तो आपको पता है सबसे पहले आता है ओल्ड इंग्लिश, फिर आता है मिडिल इंग्लिश, और फिर आता है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का टाइम आता है 1500 के बाद, जो भी आता है दैट इज मॉडर्न इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1550 AD। 15th का आंसर सी। अब आ जाते हैं 16th में। 16th आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूटन डैश लॉज ऑफ मोशन। तो इस ग्रामर का रूल ये है कि जो भी घटना पास्ट में किसी टाइम पे हो चुकी है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट में।
कन्फ्यूजन यही होता है बच्चों का कि भैया पास्ट परफेक्ट में हो गया, लेकिन नहीं, वो एक अ, किसी टाइम पे वो घटना घट चुकी है और वो हो चुका है, तो इसीलिए उसको लिखेंगे सिंपल पास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज नहीं, यस, डिस्कवर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूटन डिस्कवर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो 16th का आंसर हो गया बी। अब आ जाते हैं 17th में। 17th कहता है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर नाउन के साथ जब प्रेफर आता है तो वो हमेशा अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता है, टू लेता है। तो आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी टू कॉफी। ये नहीं, तो ये किस में आता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, किस में आता है भैया, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी, यहाँ पे टू। तो 17th का आंसर हो गया सी। ठीक है, आ जाते हैं 18th पे। इज नॉट प्रेजेंट इन जू। ये फोनेटिक्स का आ गया आपका क्वेश्चन। मैंने जानबूझ के दो ऐसे ऑप्शन रखे हैं जिसमें जेड हो, वरना बच्चा ये ना कर जाए कि भैया जेड तो इसी में दिख रहा है, यही होगा। ऐसा नहीं है, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ रखी है उसमें तुक्का सीधे सीधे नहीं लगाना चाहिए, अगर बिल्कुल ही आइडिया है क्वेश्चन छोड़ दो बल्कि। ठीक है, तो फोनेटिक्स में आपने जब पढ़ रखा होगा तो इस तरीके का जो साउंड होता है जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जू में है, जिगजैग में है, प्लीज में है, प्लेजर में नहीं है, प्लेजर में नहीं, सब में ये है, इसमें ये। ठीक है, प्लेजर में। तो इसका नॉट इन हो जाएगा डी। सो 18th का आंसर है डी। आ जाते हैं 19th पे। अगेन आपका लिटरेचर का पार्ट है, तो मैंने इस बार लिटरेचर और हिस्ट्री और फोनेटिक्स ये सबसे अच्छा खासा क्वेश्चन रखा है। ग्रामर को इस बार थोड़ा कम किया है, अगली बार हो सकता है थोड़ा बढ़ा दूँ, तो आपका यही चलेगा। वैसे आपका इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री और फोनेटिक्स से समझ लो कि आपका 70% उससे कवर होगा। 70% एक बिग चंक है, तो आपको इस चीज़ को भी अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिच किड who is liked by all the teachers in the essay letter to a teacher? लेटर टू अ टीचर में रिच किड का नाम क्या है जो जिसको सब पसंद करते थे? ये ऐसे ही पढ़ना है आपको एग्जाम में भी, एक एक चीज। रिच किड हो गया, लाइक बाय ऑल द टीचर। ठीक है, तो सैंड्रो नहीं, जियानी नहीं, थॉमस नहीं। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उस रिच किड का नाम क्या था, पियरिनो, जिसके फादर मदर दोनों डॉक्टर थे। अब आप कमेंट में ये बता सकते हैं मुझे कि लेटर टू अ टीचर लिखा किसने था। वो पहले तो लिखा गया था और फिर ट्रांसलेट हुआ था, तो आपको ये बताना है कि लिखा किसने था और ट्रांसलेट किसने किया था। ठीक है, तो 19th का आंसर हो गया डी। अब आ जाते हैं 20th पे। 20th है चेंज ऑफ वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो द पुलिसमैन टोल्ड द बॉयज दैट दे कुड नॉट पार्क देयर कार देयर। तो इसका आंसर है यू कुड नॉट पार्क देयर कार देयर। ये क्या मतलब बन रहा है? ऐसे ही ऑप्शन भी आते हैं, इजी इजी ऑप्शन आते हैं कि ये क्या मतलब बन रहा है। क्या हेयर, हेयर, देयर का हेयर। तो 20th का आंसर है आपका बी। ठीक है, और 21st है। सो ये आपका अगेन पैसेज है। पैसेज आपको मेरे हर सेट में मिलेगा, क्योंकि पैसेज की प्रैक्टिस न सिर्फ आपको पेपर 2 में बल्कि पेपर 1 में भी बहुत काम आने वाली है। इसलिए मैं आपको पैसेज की तगड़ी प्रैक्टिस करवा के ही दम दूंगा। ठीक है, तो अब आप वीडियो पॉज करें और इसको अच्छे से पढ़ें। अब सेकंड पेज पढ़ें। आई होप आपने पढ़ लिया। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज राइटिंग नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। तो ये आपने पैसेज पढ़ रखा है, तो इससे आंसर निकाल रहे होंगे आप। नोटबुक्स आर कॉस्टली, नहीं, कॉस्टली की बात कहाँ से, किड्स डोंट हैव द नॉलेज ऑफ अल्फाबेट। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर पर भी तो लिखना ही पड़ता है ना, अल्फाबेट का तो मालूम होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग जस्ट, हाँ ठीक है।
अब लोग हाथ से मतलब पेन और पेपर पे लिखने के बजाय कंप्यूटर में टाइपिंग ज़्यादा कर रहा है, यही इस पैसेज ने कहा है। तो 21st का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है। अब आ जाते हैं 22 पे। तो व्हाट कॉजेज द बैड हैबिट इन चिल्ड्रन टू बी स्टैब्लिश्ड। तो ये जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो सेकंड पेज के सेकंड पैरा में इसका आंसर है कि जब बच्चों को डिवाइस रखने रखते हैं तो वो एक बैड हैबिट होती है। तो 22nd का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है। अब आते हैं 23rd पे। लर्निंग योर क्वालिटी मीन्स क्वालिटी क्वालिटी मीन्स क्या होता है? लर्निंग टू रीड, लर्निंग टू राइट कर्सिव, लर्निंग टू टाइप या लर्निंग टू सिंग पोएम्स। तो जी हाँ, इस पैसेज का पूरा मतलब ही ये है और क्वालिटी का मीनिंग भी यही होता है कि लर्निंग टू टाइप। लर्निंग योर क्वालिटी मीन्स लर्निंग टू टाइप। टाइप मतलब कंप्यूटर पर टाइप। ठीक है। तो 23rd का आंसर है सी। अब आ जाते हैं 24th पे। 24th कहता है कि लर्निंग द राइटिंग स्किल्स डजंट मीन वी शुड गेट रिड ऑफ व्हाट। पैसेज के इसी तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। 70 to 80% आपको सीधे सीधे पैसेज का वन लाइनर उठा के दे दिया जाता है कि इसमें क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। कुछ आपके वोकैब से आते हैं कि पैसेज में यूज़ ये वर्ड का ऑपोजिट क्या है, उसका सिनोनिम क्या है। और बहुत कम रेयरली क्वेश्चन आते हैं कि भैया इससे आप क्या इन्फर कर रहे हो, प्रेस का टोन क्या है, और टाइटल और वो सब भी आते हैं। तो ये सब जब भी आते हैं तो ये बहुत ही सिंपल उनके ऑप्शंस होते हैं जिनको एलिमिनेट करके भी आप जाना चाहें तो बहुत आसानी से चले जा सकते हैं। ठीक है। तो लर्निंग द राइटिंग स्किल डजंट मीन वी शुड गेट रिड ऑफ व्हाट। तो ये जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तो सेकंड पेज के आप बैक जाके देखेंगे। सेकंड पेज के फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है कि वी शुड गेट रिड ऑफ कंप्यूटर्स। आप लिखना सीखो, इसका मतलब ये थोड़ी कि कंप्यूटर छोड़ दो। ठीक है। तो 24th का आंसर हो गया बी। अब आता है 25th पे। ये मैंने आपसे कहा था कि टाइटल ऑफ द पैसेज भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सजेस्ट अ गुड टाइटल फॉर दिस पैसेज, द आर्ट ऑफ राइटिंग मॉडर्न टाइम्स, ये हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन की तो बात नहीं है कि बहुत ही बदमाश, हाँ कभी कभी डिवाइस लेके थोड़े बैड हैबिट डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल नहीं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, कंप्यूटर पर करें चाहे वैसे करें। ये नहीं हो सकता। डिफिकल्टी इन करंट एजुकेशन नहीं है भैया, एजुकेशन सही चल रही है, लिखना टाइप करना वो तो एज के साथ आते ही जाएगा। कंप्यूटर तो डेवल नो नो उसी पे तो पढ़ रहे हैं सारे लोग। अभी लॉकडाउन के टाइम से ही ये इतना ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ाया। मैं भी आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही, कंप्यूटर के माध्यम से ही, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, उसके माध्यम से ही मैं आपके सामने हूँ आज। ठीक है। तो इस सजेस्ट अ गुड टाइटल फॉर दिस पैसेज। तो आई बिलीव द आर्ट ऑफ राइटिंग इन मॉडर्न टाइम्स वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज। एंड इसी तरीके से 25th का आंसर हो गया ए। और इसी के साथ हमने अपना practice set second complete कर लिया। So I thank you and congratulate you for completing the practice set second। ये मैंने क्राइटेरिया लिख रखा है जिसके थ्रू मैं इन 25 क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। सबसे पहले सिलेबस को थॉरली देखा जाता है, फिर प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर इस तरीके के इस लेवल के हुए हैं, चाहे इसमें हो जेएसएससी में या फिर एसएससी में हो, सेंट्रल एसएससी में, इस लेवल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखा जाता है। और फिर करंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है कि अभी कैसा चल रहा है इस एग्ज़ाम्स में, इन सबको देखते हुए फिर मैं ये सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाता हूँ। सो आई थैंक यू वेरी मच यू ऑल। और अपने व्यूज़ और फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर डालते रहें, वो मुझे आगे आने वाले सेट्स को बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच।